गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। लास्ट जो 4 वीडियोस थे उसमें हम एक्टिव पैसिव को पढ़ रहे थे। एक्टिव पैसिव को बाय अकॉर्डिंग टू रूल टेंस के अकॉर्डिंग कैसे हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करते हैं, ये सब हम देख रहे थे। अब हमने टेंस के अकॉर्डिंग 7 to 8 रूल्स देखे थे, जिसमें हमने कैसे एक्टिव पैसिव को चेंज करना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो बीइंग लगाना, पास्ट कंटिन्यूस का वॉज वर वाला सेंटेंस है तब भी बीइंग लगाना, मॉडल है तो बी लगाना, इस तरह से परफेक्ट है तो बीन लगाना। इस तरह से हमने जो चेंजेस होते थे वो सारे ही किए हैं। आज हम जो एक नया पढ़ रहे हैं वो है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो थे सिंगल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, और अब जो हम पढ़ेंगे वो है डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्क्राइब करूँगी आप लोगों को समझ में आता जाएगा। ये हमारा आज का टॉपिक है डबल ऑब्जेक्ट। अब डबल ऑब्जेक्ट कैसे है, मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ। क्या लिखा है मैंने? सोहन गेव मी अ पेन। ये जो सोहन था ये एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। गेव जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मी है वो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और अ पेन है वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। अब ये डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस हो गए। अब मैंने तो जो रूल्स थे उसमें ये बताया था कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, तो हम किस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। तो ये भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मी को बनाने की कोशिश करते हैं कि मी को आगे लाते हैं। मी का जब सब्जेक्टिव फॉर्म होगा तो वो किस में आएगा? आई। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। आई वॉज गिवन, ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास सेंटेंस में 2 चीजें बची है, सोहन और अ पेन। तो जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आई वॉज गिवन अ पेन, रेस्ट हम क्या लगाते थे? बाय सोहन। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई वॉज गिवन अ पेन बाय सोहन। अब एक और तरीका है, इसको हम कर देते हैं, और एक और तरीका है इसको देखने का जिसमें हम हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे चेंज होगा। अब जैसे ये आ गया अ पेन, ठीक है, अ पेन ले लिया, वॉज का वॉज लगा दिया हमने, वॉज, ओके। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख दी हमने। अब हमारे पास है मी। तो मी को जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं तो हम आई में चेंज करते हैं, राइट। लेकिन अब क्योंकि हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज ही नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहने दे रहे हैं, तो गिवन टू मी, ठीक है, बाय सोहन। क्लियर। अब दोनों ये आप लोगों का लुकआउट है कि आपको कौन सा तरीका आसान लगता है। तरीका ये भी सही है और तरीका ये भी सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी कि आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो आसान तरीका है बनाने का वो कौन सा है? वो है फर्स्ट वन। हमारा जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है उसी को हम आगे लाते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लाते हैं, वही ज़्यादा बेटर रहता है। इसमें आप उलझेंगे नहीं, इसमें आप उलझ जाएंगे कि भाई ये टू कहाँ से आया, टू क्यों आया। तो ये इस वजह से कब लगाना है कब नहीं लगाना, उससे बेटर है कि हम जो सीधा तरीका है उस सीधे तरीके से ही चलते हैं।
चलिए हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मिस्टर सक्सेना टीच मी हिंदी। ठीक है, अब इसको भी हम दो तरीकों से बना के देख लेते हैं, लेकिन पहला आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, जो मैंने फर्स्ट बनाया था उसी तरीके से हम उसको यूज करेंगे। हम मी को ही आगे लाएंगे। मी को जब हम चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा आई में सब्जेक्टिव फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर एस है, दैट मीन्स ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग को भी प्रेजेंट का ही लगेगा। ठीक है, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। आई एम टॉट हिंदी बाय मिस्टर सक्सेना। राइट, ये हो गया। एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाए कि अगर डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस आते हैं तो हमें किस तरह से उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। वी मेड हिम कैप्टन। अब हमारा एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही आगे लाते हैं। ही वॉज मेड कैप्टन बाय अस। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवा रही हूँ ये सारे आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स को पढ़ के इन्हीं के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट डे बाय डे क्लियर होगा। इसके जैसे ही और सेंटेंस जब आप चेंज करेंगे तो एक्टिव पैसिव के जितने भी सेंटेंस है वो आपको और भी क्लियर होते जाएंगे। The boys called him hero. ओके, इसको भी हम बना देते हैं। He was called hero by the बॉयज। एक लास्ट हम और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि ये हमारा और भी क्लियर हो जाए। 5th एग्जाम्पल हमारा है शी कुक्ड फूड फॉर मी। अब इसमें भी दो, एक तो फूड और फॉर मी हम जैसे अभी तक रेस्ट ऑफ सेंटेंस में करते आए हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ही हमारा सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया ये हमारा फूड। फूड वॉज कुक्ड फॉर मी बाय हर। क्लियर? ये हमने फिर से मैं एक बार इन सबको बता देती हूँ। डबल ऑब्जेक्ट था, डबल ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। हमने जब स्टार्ट किया तो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही बनाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब हम यूज करेंगे उसके बाद जैसा हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है वो आएगा, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बाय लिख के, और हम देखिए जितने भी सेंटेंसेस हैं सब में हमने एज इट इज ही किया है। पहले हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, सेकेंड ऑब्जेक्ट आया और बाय सब्जेक्ट आ गया जो पैसिव एक्टिव का था।
क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? डबल ऑब्जेक्ट। तो ये जितने भी सबसे पहले हमने पढ़े थे टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस, अब हम पढ़ रहे हैं डबल ऑब्जेक्ट विथ हेल्प ऑफ टेंसेज। टेंसेज तो साथ में लेके ही चलना है, वो तो एक ऐसा प्रोसेस है कि वो तो हमारे साथ चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से कैसे हम पैसिव चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। यहीं को आगे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा है कि यू नो दैट 1/7, ये चीज़ गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का होल बार। ये ऐसा नंबर आपको गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट दैट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, आपको फर्स्टली जो चीज़ गिवन है वो क्या है? 1/7 इज इक्वल टू दिस। देन इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अगर ये चीज़ गिवन है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, बिना डिवीज़न करे क्या हम बता सकते हैं कि इन सब के आंसर्स क्या आएंगे? तो अब यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट जितने भी नंबर्स हमारे पास है सबके डिनोमिनेटर में 7 है, ये तो तय है। बस जो न्यूमरेटर है वो चेंज होता जा रहा है। जब भी आपके पास इस तरीके की जो कंडीशन आती है जिसके अंदर बार आ रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर्स है वो कहीं नहीं जाते एट द एंड, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रह रहा है। इस वजह से जो आपका आंसर रहेगा उसमें डिजिट्स तो यही नज़र आएगी, उसमें 1, 4, 2, 8, 5, 7, इसके अलावा कोई भी नंबर आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसको करना कैसे है? तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या करना है कि ये 1/7 का आंसर ये कैसे आया ये पता करना है। ये पता चलते ही इसका आंसर हम ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। अब कैसे? फर्स्टली हम क्या करेंगे? 1/7 का डिवाइडेशन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? 1/7 का डिवाइड करो। 1 को डिवाइड करना है 7 से, नहीं जाता तो हमने डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल लगाते ही यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो कितने टाइम होता है? 7 1 7, 3 आया। नाउ सॉरी, ओके, 7 1 7। अब यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा है, तो आगे भी डिवाइडेशन करना तो है ही हमको। तो क्या करेंगे? 1 मोर 0 लगाया, तो अब देखा यहाँ पर 7 3 21, 7 4 28 और 7 5 35, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 4 28 हमने ले लिया। रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब अगेन 1 मोर 0 लगाया हमने डेसिमल का। अब कितना होना चाहिए? 3 टाइम्स तो 21 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 2 14। तो यहाँ से जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6। रिमाइंडर इज 6। अब इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया, तो हमने फिर से ये लगाया, तो क्या आया? 6 0। तो अब देखो कितना आता है? 7 8 56 एंड 7 9 कितना हो जाता है? 63, जो कि ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्या करेंगे? 7 8 56 माइनस किया तो क्या आंसर आया? यहाँ पर अगेन 4 आया। 4 आने पर अगेन 0 लगाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 5 35 एंड 7 6 42, जो कि ज़्यादा होता है। तो 7 5 35, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। ओके, और करते हैं। तो ये क्या बन गया? 50। अब आगे का जो पोर्शन है मैं यहाँ पर 50 आ गया, तो 7 में किसके अंदर डिवाइड होना चाहिए? 7 7 49, क्योंकि 7 8 जो हो जाएगा आपका वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 7 49। तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है मैं यहाँ आगे कर रही हूँ। 50 माइनस 49 कितना आया? 1। रिमाइंडर क्या आ गया? 1, जो कि हमारा पहले यहाँ पर डिवाइडेंड था। क्या था?
कि 1 को आपको डिवाइड करना था 7 से, अगेन आपके पास नंबर आ गया 1 को डिवाइड करना है 7 से, फिर से डेसिमल का 0 लगाएंगे, अगेन 7 1 ज़ा 7, फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, 10 में 7 गया 3, अगेन 0 लगाओगे जो आ जाएगा 30, फिर 4 टाइम करोगे तो आगे का आंसर 4 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 20 और 2 बचेगा, फिर आप 0 लगाओगे, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, फिर से ये नंबर रिपीट। तो ये जो है नंबर ये वाली चीज़ें आगे रिपीट होती जाएगी, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर में वही चीज़ गोल गोल घूम रही है। फर्स्टली 1 आया, फिर 2 आया, फिर उसके बाद में 6 आया, फिर 4 आया, 5, देन 1, 1 से फिर से 2, 6, 4, 5, फिर से 1। तो जब रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं दैट मीन्स हमारे जो ये आंसर आ रहा है, हमारा क्वोशिएंट हमारा आ रहा है, वो भी सेम आना चाहिए। तो अब वो कैसे आएगा? तो अब ये आ गया 142,857, अगेन 142,857 और डॉट 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 ये चलता रहेगा इन्फिनिट तक। तो इसको हमने डायरेक्टली लिख लिया 0.142857। क्लियर? अब ये इस तरीके से आंसर है। अब हमको क्या चाहिए? 2/7 का वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, 2/7 का वैल्यू लाना है, यानी कि डिवाइड तो आपको 7 से ही करना है, तो 2 को डिवाइड करना है 7 से। अब यहाँ पर चेक करो 2 कहीं पर आया क्या? ये जो चीज़ है, ये जो रिमाइंडर है आपका 2, ये रिमाइंडर है। तब क्या हो रहा है? 2 से जब डिवाइड किया इसको, देखो 1 टाइम किया तो यहाँ पर ये 1 आ गया, नाउ 3 के लिए किया तो 4 आ गया, 2 के लिए किया तो 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है साइकिल, 7 2 ज़ा 14, तो फिर से 6 रिमाइंडर बचेगा, फिर उसको करेंगे 7 8 ज़ा 56 और फिर से करा तो 7 5 ज़ा 35 और फिर 5 बचा और फिर 5 बचने के बाद 7 टाइम हमने उसको किया और फिर से साइकिल रिपीट, 1 आ जाएगा, 1 के लिए 1 टाइम और फिर यहाँ 3 के लिए यहाँ पर हम ले लेंगे 7 4 ज़ा 28 जो कि यहाँ पर आ रहा था। तो कहने का मतलब यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? 2/7 है, मतलब 2 को डिवाइड करना है 7 से। तो चेक कर लो रिमाइंडर हमारा कहाँ आया था? फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नंबर जो आया दैट इज़ फॉर 2, वहाँ पर रिमाइंडर 2 मिल रहा है। तो थर्ड प्लेस चेक करो, 1 2 एंड 3 2। तो 2 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो फर्स्टली देख लो 2 को 7 से डिवाइड करना है। व्हेन एवर यू डू तो डेसिमल आपने जैसे लगा तो ये क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। आसान सा तरीका बताती हूँ मैं। 2/7, 2 को डिवाइड करना है 7 से, तो 1/7 तो हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 0 पॉइंट डेसिमल लगाया तो नाउ इट वुड बिकम 20। अब कितनी बार जाता है? 7 2 ज़ा 14, कितना बचा? 6। अब ये आगे चलता रहेगा, ज़ीरोज़ लगाते जाओ एंड सॉल्व इट। लेकिन देखो जब भी यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन बनता है 1/7, 2/7, 3/7, तो ये सब क्या है? ये कुछ ऐसा है कि एक केक आपके सामने रखा गया है, उसको 7 पीस में आपने कट किया है। 7 पीस में कैसे? लाइक 1 2, ये तो हो गया 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 एंड ये इस तरीके से। तो टोटल 7 हिस्से हो गए। तो अब हर एक पार्ट का अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा, इसका अपना एक हिस्सा होगा। तो वो क्या होगा? तो ईच जो होगा वो इस पूरे 7 पीसेस में से एक होगा। तो ईच पीस को हम 1/7 कहेंगे, दोनों को मिला के कहेंगे तो 2/7 कहेंगे। ईच इज़ 1/7 और इस तरीके से मिलाते जाए तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ऐसे 6 को अगर मिला दिया, इसके बीच में सारे आ गए 6/7, तो 6 पीसेस को अगर मिला दिया जाए तो 6/7 और ऐसे 7 पीसेस को मिला दिया जाए, इट्स लाइक 7 पेस्ट्रीज को एक साथ मिला दिया गया, तो ओवरऑल अपना पूरा केक बन जाएगा 7/7 विच इज़ योर होल केक, यानी कि ये नंबर बन जाता है 1। तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है? जस्ट फर्स्ट नंबर चेक करना है। 0.2 आया और आपका 1/7 का आंसर क्या बन रहा था? 0.142857 का बार। ठीक है, चेक कर लिया हमने 0.2 आ रहा है। तो यहाँ पर 2 कहाँ आ रहा है मुझे बताओ? दिस इज द नंबर।
यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 के बाद हम साइकिल स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस यही रहेगा कि 1 के बाद हमेशा 4 आएगा, 4 के बाद 2, 8, 7, इसमें उधर उधर नहीं करना है। तो हमने देखा कि जब फर्स्ट टाइम हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर है 0.2 आया, तो 2 आया तो 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका आंसर जो है 2/7 का आंसर क्या होना चाहिए 0 पॉइंट के बाद आप क्या नंबर लिखोगे 2 के बाद क्या नंबर्स बचते हैं 8, 5, 7, 8, 5, 7। अब अभी भी डिवाइडेशन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है, इसको बार में भी नहीं कह सकते। आपका जो भी आंसर आएगा 2/7, 3/7, 4/7 उन सब में ये सारे के सारे डिजिट्स होना कंपलसरी है, सारे के सारे होंगे, एक भी मिसिंग नहीं होगा और एक भी एक्स्ट्रा डिजिट वहाँ पर नहीं आएगी। तो इसीलिए 2 से स्टार्ट करना है। 2, 8, 7, 5, 7 कंप्लीट हो गया तो फिर से साइकिल स्टार्ट करेंगे 1, 4। अब ये तो फिनिशिंग लाइन है तो क्या बच रहा था 1, 4, उसी सीक्वेंस में हमने लिख दिया 1, 4। अब इसके ऊपर आपको बस बार लगाना है। दिस इज द आंसर ऑफ 2/7। अब इसी तरीके से हम चेक करेंगे 3/7 का आंसर। अब देखो 3/7 अंडरस्टूड है, 3 को डिवाइड करना है 7 से। अब ये जो चीज़ मैं ये कर रही हूँ ना, ये आपके रफ का काम है, आपको डायरेक्टली बताना है इसका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए। 3 है तो ये नंबर से आपस में, मतलब जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल में मैंने लिख लिया 1, 4, 2, 8, 5 एंड 7, तो साइकिल यही बनी रहेगी। तो फर्स्ट में आ रहा है ये 1, 4, 2, 8, 5, 7। अब इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करी, 2 से लगा करके 7 से लगा के 4 पे फिनिश करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट पता लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। 3 को डिवाइड किया 7 से, कितने टाइम होगा, नहीं जा रहा, डेसिमल लगाया, दिस वुड बिकम 30, 7 4 जा 28, यही होगा एंड रिमाइंडर 2। अब आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यू गॉट कि 4 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पर इसको चेक करो 1/7 का जो आपका आंसर था, 1/7 का आंसर था, ये पहले वाला इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पर, 1/7 का आपका आंसर था 0.142857। ओके, 3/7 0.4, तो हमको स्टार्ट करना है इस 4 से। तो 4 के बाद जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सारे के सारे हम लिख लेंगे। तो क्या आ रहा है 4 के बाद 0.4285 अभी भी डिजिट्स कंप्लीट नहीं हुए, नहीं, यहाँ पर फिनिश हो गया तो हम फिर से स्टार्ट से शुरू करेंगे 1। अब 4 को लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आगे चलेगा तो यही चलेगा, यही नंबर से रिपीट होंगे 42871 42871 42871। तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ 3/7। इसी तरीके से 4/7 का आंसर निकालना है तो अब डायरेक्टली हम इस चीज़ को करेंगे 4/7 यानी रिमाइंडर इज 4, कितने टाइम होना चाहिए 8 टाइम, 7 8 जा 56, क्योंकि 9 जा तो फिर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 टाइम हो जाएगा, तो 0.8, तो 8 से स्टार्ट करना है हमको, तो हमने 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 के बाद वाले नंबर्स बोलो, 8 5 7 नंबर्स फिनिश हो गए, फिर से स्टार्ट करेंगे 1 4 2 1 4 2। अब फिर से 8 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंप्लीट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट ही रहने चाहिए। तो ये आ गया 4/7 का आंसर। अब इसी तरीके से 5/7 चाहिए हो तो 5/7 इसका मतलब क्या, जब आप डेसिमल लगाओगे तो 50 बन जाएगा, 7 टाइम ये जाएगा, तो 0.7, तो 7 से स्टार्ट करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम 7, तो 7 से स्टार्ट करेंगे 0.142857, 7 से स्टार्ट करना है, तो 7 से स्टार्ट किया। 7 के बाद जितने भी नंबर है तो बाद में तो कुछ है ही नहीं, फिर से स्टार्ट करो, तो 1 4 2 8 5 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। अब इस पे बार लगा दिया, क्लियर है, दैट्स द आंसर ऑफ दिस। चाहे तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से 6/7 का आंसर भी आ जाएगा। 6/7 क्या होना चाहिए, 6/7 दैट इज इक्वल टू 6 है, डेसिमल लगाने के बाद 0 लगाए तो 60 है, तो कितनी बार जाएगा
अगेन ये कितना हो जाएगा, 6 टाइम है, 6 टाइम है तो कितना हो जाएगा 6/7, 6/7 तो कितना हो जाएगा ये 9 टाइम करेंगे तो 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 टाइम जब हम करेंगे तो 0.8। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 0.4 यहाँ पर जैसे 40 आया, 8 टाइम ले लिया तो यहाँ गलत हो गया, सॉरी। ये इसका आंसर जो यहाँ मैंने लिखा है वो मेरी मिस्टेक है। इसका जो आंसर आएगा आपका क्या होना चाहिए, 4 है ना, 4 को डिवाइड किया 7 से तो क्या आना चाहिए 0.0 लगाया, तो यहाँ पर 5 टाइम 35, तो यहाँ क्या बचा रिमाइंडर 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे तो यह आएगा 0.571428 का बार। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैंने रॉन्ग कर लिया था। अब 6/7 जो है आपका, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 है, 60 आ गया, 9 टाइम में 63 आता है, ज़्यादा है, 8 टाइम करेंगे 0.8571428 से स्टार्ट करेंगे, 57 फिर से स्टार्ट करा 142, तो दैट्स द आंसर ऑफ 6/7। और अगर 7 की बात करें तो 7/7 इज़ 1। तो इस तरीके से 6/7, 4/7, 5/7, 3/7 और जितने भी नंबर से सबकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब इन सबको नोट कर लेंगे। अब मैं इनको शॉर्ट में सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। 1/7 इज़ योर 0.142857, 2/7 इज़ योर 0.285714। तो ये नंबर्स रोटेट हो रहे हैं लाइक अ साइकिल, साइकिल का एक व्हील होता है ना, उसी तरीके से। 3/7 इज़ 0.428571, 4/7 2 3 4 0.571428 बार, फिर 5/7 0.714285 and then 6/7 is your 0.85714 का बार लगाना नहीं भूलेंगे। और 7/7 तो हमारा 1 होता है। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था बट फिर भी मैंने लिख लिया। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है दैट इज़ मोस्टली तो आपको मैं एग्जांपल्स में बता चुकी, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है उसको आपको कन्वर्ट करना है इन P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में आपको उसमें लिखना है। तो लाइक जैसे 0.6 बार है तो 0.6 सिंपल सा 0.6 होता तो डायरेक्टली ये हो जाता 10, 6/10 आ जाता। सॉरी सिंप्लीफाई करते तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 आंसर आ जाता। लेकिन 6 बार है, 6 रिपीट हो रहा है तो इसलिए डायरेक्टली नहीं कर सकते। x कंसीडर करके जो मेथड मैंने आपको बताया कहाँ तक बार लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करो देन इक्वेशन माइनस करो, एट द एंड x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से 7 के सारे क्वेश्चंस आप ही को करने हैं। फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसको एक्सपांड करना है इन P/Q फॉर्म, तो ये चीज़ आपको ही करनी है। 9th जो है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/11, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। 1/17 को हमको डिवाइड करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको बताना है ओके ये कर चुके हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में है where P and Q are integers with no common factor other than 1। P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कहने का मतलब इट्स अ प्राइम नंबर। देन हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट हैव। इस चीज़ के बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। Q तभी पॉसिबल है, ये दोनों ही कहा है कि ये प्राइम नंबर से ये तभी पॉसिबल है, यहाँ ऊपर कोई भी नंबर हो डजेंट मैटर,
डिवाइडेशन में इफेक्ट जो चीज़ करती है दैट इज़ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग भी मिल रहा है और ये भी चीज़ है कि ये जो P और Q है दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स में हो जाता है जो चीज़ मैं बता भी चुकी 2, 3, 5, 7 इस तरीके से आगे चलता रहता है। तो अपॉन में कुछ इस तरीके से हो कि अब हमारे पास 10 हो या फिर 100 आवे या फिर 1000 आए। तो ये सब कैसे बनेगा? 10 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसलिए प्राइम नंबर्स कोई भी दो प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 या 10 के मल्टीपल्स आते हो, तो 5 और 2। तो ये तभी पॉसिबल है जब Q जो है वो हो इन द पावर ऑफ 2, या तो 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो। ओके, और 5 और बोथ दोनों की पावर में हो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। इसको मैं बता भी चुकी हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 इरेशनल नंबर बताने हैं, इजीली बता सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी, एक नोट है जो आप कर लीजिएगा, विच इज़ जैसे कोई भी 2 नंबर होते हैं x एंड y, अगर आपको पूछा जाए कि उन दोनों नंबर के बीच का कोई भी इर्रेशनल नंबर बताओ, तो डायरेक्टली डू दिस थिंग, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड स्क्वायर रूट करो, उसका आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। और सबसे बड़ी बात वो इन दोनों के बीच में ही होगा। नंबर बिटवीन x एंड y, और अगर रैशनल नंबर पूछे तो क्या करना, x एंड y दोनों को सम करो एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली रैशनल नंबर बताएगा। ओके, सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हो, नहीं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, उसके बीच का कोई भी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर बनाना तो हमको पता है कि डेसिमल के बाद नंबर्स आते रहने चाहिए और उनको बार की फॉर्म में आपने लिखो, लाइक जैसे 0.10, 100, 100, 100, तो इनको बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि यहाँ पर 10, 10, 10 होता तो मैं 10 बार लिख लेती, लेकिन हर बार में नंबर चेंज है, एक बार 100, एक बार 1000, इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस है जो एग्जाम्पल से रिलेटेड है और मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सब आपको होमवर्क में करने हैं और प्रैक्टिस करनी है, सबसे बड़ी बात। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। देख करके रैशनल इरेशनल का पता करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, 14 क्वेश्चन जो है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p/q, लाइक 0.24 दे रखा है, इसको हमको p/q में कन्वर्ट करना है और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक, अदरवाइज दिस इज द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका 0.7 बार, तो इसको सॉल्व करके आपको p/q में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं फर्स्टली x कंसीडर करो, कहाँ तक बार दे रखा है, 1 के आगे उतने 0 लगा करके मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद एक्सप्रेस द रैशनल नंबर 1/13 इन डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/13, 3/13 एंड 4/13। 1/13 का डेसिमल एक्सपेंशन हमको फाइंड करना है, तो डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लेके आओ। देन बताओ 2/13, 3/13 एंड 4/13 का क्या आंसर होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, फर्स्टली इसको सॉल्व करना, जैसे हमने सॉल्व किया था 1/7, 2/7, 3/7। तो इसकी जो डिवाइडेशन उसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो रिमाइंडर्स का पता चल जाएगा। तो बार की फॉर्म में अगर आंसर आ रहा होगा तो वो रोटेशन चलेगा। हम पहले चेक कर लेंगे कि आंसर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसी नंबर से हम उसके बाद वाले नंबर्स लिख लेंगे। जो मेथड 1/7, 2/7 का था वही इसका भी रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, कुछ नंबर्स आपको गिवन है और आपको बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो लगभग क्वेश्चंस में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के मॉडर्न टेक्निक्स पढ़े थे, जिसमें किस प्रकार से हम फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं।
तो उसके हमने पॉजिटिव इफेक्ट पढ़े थे कि क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुए और जो हमारे यहाँ पर फार्मिंग होती है अचानक से उसका जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से बढ़ गया था। अब जो हम पढ़ेंगे इसके नेगेटिव इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी काम अपन करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी रहते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी रहते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ लिए थे, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट थे उसके जो आपने मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की थी। अब हम पढ़ रहे हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट। अब इसके नेगेटिव इफेक्ट में मैंने आपको फर्स्ट लाइन रीड करके बता दी थी, एक बार और देख लेते हैं। In fact, that the use of modern farming method has increased the problem of Indian farmers. This problem can be summarized as first point दे रखा है requirement of large sum of money costly farming। अब सारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स की मशीन खरीद सके, इरिगेशन के लिए अच्छे फैसिलिटीज़ ले सके, अच्छे बीज खरीद सके। अगर वो ये सारी चीज़ें लेते हैं तो मैंने आप लोगों को कल अपने जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें बताया था कि कुछ फार्मर जो होते हैं उनके पास खेती करने के लिए बीज भी नहीं होते तो वो क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं और लोन लेते हैं। और ऐसे में अगर ऐसा हो जाए कि अभी जैसे एक पॉइंट आया था कि हमारे यहाँ पर जो कृषि है भारत में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी नहीं होती है, खेती अच्छी नहीं होती है तो वो लोग कर्ज में डूबते रहते हैं। तो यहाँ पर इसका सबसे फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट अपने को मोस्ट ऑफ यही मिलता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग फार्मर्स लोग होते हैं जो डिपेंड करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, रेन के ऊपर। इसलिए ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स मोर मनी दे रखा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। द फार्मिंग इज बिकम एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी होती है। अ लार्ज सम ऑफ मनी इज यूज्ड इन परचेजिंग HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, फार्म मशीन्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन इक्विपमेंट्स दे रखा है यहाँ पर। इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, फार्म मशीन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स का मतलब होता है औजार या टूल्स, यानी कि खेती करने से रिलेटेड जो भी टूल्स आएंगे वो इक्विपमेंट्स के अंदर आएंगे। एज ए रिजल्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स गेट लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड बैंक। यहाँ पर दे रखा है जो मैंने आपको बताया है कि जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या फिर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड के मालिक होते हैं उनसे वो कर्ज लेते हैं। दे रिमेन अंडर डेप्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइफ, और ऐसे में क्या होता है, ऑलमोस्ट उनके पूरे लाइफ कर्ज में ही निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरी लेस प्रॉफिट एंड समटाइम्स कमिट सुसाइड। ये कल भी मैंने आप लोग को बताया था, वेरी लॉस प्रॉफिट, जब उनको अच्छे से प्रॉफिट नहीं होता है और बहुत ज़्यादा और कमी हो जाती है पैसों की, ऐसे में क्या होता है, समटाइम्स कमिट सुसाइड, वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और आए दिन आप देखना बारिश के बाद जो सीजन आता है जब फसल अच्छी नहीं होती है, ऑलमोस्ट ऐसे केसेस आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जिसके नाम पहले आ चुके हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी खेती होती है। अब वहाँ पर अगर अच्छी खेती नहीं होती है तो वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए भी किया है कि जो फार्मर्स होते हैं उनको कम ब्याज पर लोन भी प्रोवाइड करवाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस अभी तक तो आते ही हैं। नेक्स्ट दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अब इसका एक प्रॉब्लम ये हो जाता है, जैसे मशीन्स आ गई, जहाँ पर खेत में 4 लोग या 5 लोग काम करने के लिए चाहिए तो मशीन आ गई, तो वहाँ पर एक अकेला पर्सन भी उस मशीन के साथ काम कर सकता है। अब बचे हुए 4 लोग क्या हो जाएंगे, वहाँ पर अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, यानी कि उनके पास कोई भी रोजगार नहीं रहेगा। एक ये नेक्स्ट जो मेन प्रॉब्लम है वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको इतना से लर्न करना है, अनएम्प्लॉयमेंट। Use of modern farming method or machines in place of human is causing unemployment in rural areas. Small farmers and landless laborers got a lot of employment in farming activities in village during the use of traditional farming methods, but now use of machine finished the farm work is very little time and the poor people of the villages get employment for few days. As a result, people are migrating towards town and cities to earn their lives. अब ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि वो सब बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं वो मशीनों से काम करवा देते हैं, तो उनको जो लेबर होते हैं उनकी कोई ज़रूरत होती नहीं। तो ऐसे में वो लेबर क्या होते हैं, उनके पास कुछ समय के लिए तो काम रहता है, लेकिन उनके पास पूरे साल भर के लिए कोई रोजगार नहीं रहता है। तो एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकलता है, पीपल आर माइग्रेट, जो लोग हैं वो गाँव छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए वो शहरों की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट दे रखा है डिग्रेडेशंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। डिग्रेडेशंस का मतलब होता है हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भूमि है
उसका पतन हो जाना, यानी कि डाउनफॉल, यानी कि उसका जो एक कहते हैं ना, मतलब कि एक कभी कभी कोई खेत होता है तो वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप सारी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको अगर बार बार यूज़ करते हो तो उस भूमि का जो उत्पादन की जो क्षमता होती है, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर दे रखा है मल्टीपल क्रॉपिंग, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इस बात को ध्यान से देखना, ओवर यूज यानी कि यूज तो आपको करना है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर डिक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। फर्टिलिटी मीन्स का मतलब होता है उपजाऊ, यानी कि अपनी जो जमीन थी, अपनी जो भूमि थी, उसकी जो उपजाऊ करने की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीजिंग यानी कम हो जाती है। किसके कारण से, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स के। Chemical fertilizers are becoming hazards of our agricultural land as well as to our health। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें अपन जो यूज़ करते हैं इससे हमारे हेल्थ के ऊपर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है और हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड यानी कि जो हमारा खेत है, फार्म है, वहाँ पर भी उस ज़मीन के ऊपर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। यूज़ ऑफ pesticide and insecticides is causing biomagnifications among humans and animals। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड और कीटनाशक और ये सारे आपके अलग अलग टाइप्स के जो फर्टिलाइजर हैं उनके नाम है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशंस का मतलब ये होता है कि जो अपन जो भी उत्पादन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें कुछ जहरीले तत्वों का, यानी कि बार बार आप उसका यूज़ कर रहे हो, ओवर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें जैसे आजकल की हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, तो वो इतनी अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती जो आप एक नेचुरल मैन्यूर से जो उत्पादित करते हो वैसा उत्पादन इन जो यूज़ करते हैं अपन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, इनके यूज़ करने से इतनी अच्छी फसल नहीं होती है और वह हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर भी, एनिमल्स के हेल्थ के ऊपर भी और हमारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, इन सब के ऊपर बुरा इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट दे रखा है डिस्ट्रक्शंस ऑफ एनिमल, यानी कि इससे एनिमल्स जो होते हैं, अब वो लोग भी क्या खाते हैं, जो या तो हम लोग घर से अपनी जो भी वेस्टेज जो भी चीज़ें निकलती हैं उनको डालते हैं या उसको खाएंगे, या फिर आपके खेत में जो एक्स्ट्रा घास फूस होती है उसको निकाल कर एनिमल्स को दे दिया जाता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज़ होने तक ही उनको अपने घर पर रखते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे घूमते रहते हैं क्योंकि उनका कोई यूजेस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने खेतों में क्या कर दिया है, नई नई प्रकार की मशीन्स और इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप देखते हो कि गाय, बफेलोज, ये है, इनका यूज़ जो खेतों में अब बहुत कम हो गया है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव बिकम डेथ वारंट टू अवर पेट एनिमल। देखो कितना क्लियरली रखा है यहाँ पर, बहुत समझने वाली बात है ये। मॉडर्न फार्मिंग मेथड है बिकम डेथ वारंट टू अवर पेट एनिमल। पेट एनिमल से यानी कि अपने जो पालतू पशु हुआ करते थे उनके लिए ये जो मॉडर्न मेथड्स अपन यूज़ कर रहे हैं, ये क्या एक डेथ वारंट का काम कर रही है। एज काउज, कैमल्स, बुलक्स, बफेलोज एक्सेट्रा, previously large population of animals was employed in agriculture work, but now the machines have made them useless and they are either left free or killed। देखो दे रखा है यहाँ पर, पहले जो काम होता था इन सभी एनिमल्स की हेल्प से किया जाता था, लेकिन अब सारी जगह एग्रीकल्चरल वर्क के लिए मॉडर्न मशीन्स यूज़ में आने लग गई, तो इसके लिए मेड ऑफ यूजलेस एंड दे आर आइदर लेफ्ट, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, वो सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहते हैं और जो उनको जो खाने को मिलता है, जैसा खाने को मिलता है वो खा लेते हैं और साथ ही साथ किल्ड। आजकल इन अपने जो कह सकते हैं पेट एनिमल्स है, काउज, कैमल्स, इनका एग्रीकल्चर में यूज़ कम होने लग गया है और इनको मारना करना और इनसे जो दूसरी चीज़ें बनती है उसका ज़्यादा उपयोग होने लग गया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। हमारे देश में वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और एनवायरनमेंट पोल्यूशन का एक रीज़न यही भी हो जाता है कि मॉडर्न टेक्निक्स जो आप यूज़ कर रहे हो फार्मिंग में, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। ओल्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर इको फ्रेंडली वाइल मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कोस पोल्यूशन। इको फ्रेंडली का मतलब पर्यावरण के अनुकूल थी। पहले जो परंपरागत जो साधन आप यूज़ करते थे वो क्या था, अपना जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कोज पोल्यूशन। मॉडर्न मेथड जो आप यूज़ कर रहे हो उसके कारण से क्या होता है, पोल्यूशन होता है।
यूज ऑफ डीजल एंड केमिकल्स इन फार्मिंग इज द मेन कोज ऑफ डिग्रेडेशंस इन द क्वालिटी ऑफ आवर लैंड। डिग्रेडेशन का मतलब कि ये डाउनफॉल, यानी कि अपने ज़मीन की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, गिर रही है। वाटर एंड एयर, नाउ मेनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आर एडवोकेटिंग अगेंस्ट द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, जो कृषि विज्ञान के जानकार हैं, वो लोग भी ये बताते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड्स हैं उनके अगेंस्ट में, यानी कि वो साधन जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। दे आर एडवाइजिंग टू यूज़ ऑर्गेनिक मैन्योर इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। साथ ही साथ वो अपने को एडवाइस भी देते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पर हमको ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। लास्ट दे रखा है द लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस अमोंग इंडियन फार्मर्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था, लास्ट लेसन में उसमें दे रखा था कि हमारे यहाँ पर जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है, यानी कि लोगों के पास जो ज़मीन है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। और मैंने आप लोग को एक एग्जांपल बताया, जैसे कि आपके आसपास में कोई खेत है, उनके 4 बेटे हैं, तो उस खेत का जब बंटवारा किया जाएगा तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए, यानी कि उनके जो भूमि थी वो क्या हो गई, छोटी छोटी। फिर उनके और बच्चे होते हैं, माना कि 2-2 होते हैं, फिर उनके पार्टीशन, यानी कि अब जो वो फील्ड है वो किसी काम का नहीं रह जाता। इतने छोटे छोटे फील्ड में आप क्या प्रोडक्शन करोगे, यानी कि ये एक बहुत कह सकते हैं, जितना उत्पादन आप एक बड़े फील्ड पर कर सकते हो उतना उत्पादन आप स्मॉल फील्ड के ऊपर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये दे रखा है कि अपने यहाँ पर कितने फार्मर्स के पास कल्टिवेटेड एरिया है और कितना यूज़ करने जैसा, अब उसमें भी एरिया तो हो आपके पास और वो भी बेरन हो तो किस काम का। सभी के पास ऐसी एग्रीकल्चर फील्ड नहीं होते हैं कि वो उसमें अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड इट्स लार्ज पॉपुलेशन इज डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली एंगेज इन फार्म एक्टिविटीज। दे रखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो किसमें इन्वॉल्व है, फार्म एक्टिविटीज में। बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म लैंड अमोंग फार्मर्स इज वेरी अनइवन, लेकिन अपने यहाँ पर जो फार्म लैंड का जो बंटवारा कर रखा है वो अनइवन, यानी कि असमान है। अबाउट 55.4% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया ऑफ लैंड in the control of about 50% farmer. These farmers are either medium or large farmer having 2 hectares or more land, while rest of 85% occupy only 44.6 cultivated area of land and they have less than 2 hectares of land area. These farmers are called marginal or small farmer. These 85% farmers live a poor life due to insufficient income from their लिमिटेड लैंड प्लॉट्स। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा अंडरलाइन कर देना। इसमें बता रखा है कि 55% के पास कितना हेक्टेयर है, 55.5% कल्टिवेटेड एरिया कितने % फार्मर्स के पास है, 15%। जो कौन से फार्मर के रहेंगे, मीडियम और लार्ज। 44.6% जो है वो 85% के पास, और ये इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। और कुछ फार्मर ऐसे हैं जिनके पास लिमिटेड प्लॉट से, यानी कि बहुत कम जगह है, जो पुअर फार्मर की लाइफ में आएंगे, यानी कि उनकी लाइफ जो होगी वो एकदम पुअर होगी। यहाँ पर आपको ये बता भी रखा है 55.4% वाले कितने, 15%, जिनको मीडियम और लार्ज फार्मर्स कहा गया है। 44.6% वाले जो है 85% है, जिनको मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स कहा गया है। और बचा हुआ जो कुछ परसेंटेज है वो किस में आएगा, पुअर फार्मर्स में आएगा। यहाँ पर अपना ये लेसन द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आए तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। बहुत इजी चैप्टर है, मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपसे इजीली हो जाएंगे, उनको आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे वो हम आपको बता देंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ा था हमने, आज पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सेल थ्योरी। श्लीडन एंड श्वान नाम के जो 2 साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने बताया कि सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने कुछ 4 पॉइंट्स दिए थे। मैंने आपको उस दिन, अभी मैं पार्ट 4 को कंटिन्यू करूँगी। और साथ में आज हमको ये भी पढ़ना है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, कैसे क्या इसका वर्क कैसे करता है, ये इस चीज़ को पढ़ेंगे। मैंने लास्ट टॉपिक में ये चीज़ पढ़ाई थी यहाँ से,
ये तीनों पॉइंट्स क्लियर किए थे। सेल थ्योरी जो बनी हुई है, सेल थ्योरी को जिसने प्रपोज किया, उसके अंदर 3 पॉइंट्स को उन्होंने इंक्लूड किया है कि सेल जो होती है वो ऑल सेल से बनी होती है, मतलब सेल के जो होते हैं मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। फिर ये बताया था कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, और लास्ट ये छोड़ा था कि हमारा जो सेल आर बेसिकली सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लगभग सारी सेल्स जो होती है, सबसे फर्स्ट जो सेल बनती है वो सब बेसिकली देखा जाए तो उन सबका स्ट्रक्चर सेम रहता है। उसके बाद में मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या बताया, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड द सेल थ्योरी सेइंग, उन्होंने बताया था सेल्स आर ओरिजिन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई भी सेल की ओरिजिन शुरू होता है तो वो पहले से बनी हुई सेल से ही होता है, यानी सेल से ही नई सेल बनती है। अचानक सेल प्रोड्यूस नहीं हो जाती, कोई ना कोई पहले सेल बनी होगी, उसके बाद ही उसी सेल से दूसरी सेल बनती है। अब मैं पढ़ाती हूँ आपको बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सेल स्टडी, साइंस की बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर सेल के बारे में स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। यू नो दैट द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, हम सबको पता है कि सेल जो होती है वो बहुत ही स्मॉल साइज की होती है। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, और इनको हम नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते, मतलब ये कि बिना माइक्रोस्कोप से हम सेल्स के टाइनी स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं। हेंस माइक्रोस्कोप आर एसेंशियल फॉर ऑल साइटोलॉजिकल स्टडी, और इसीलिए जब भी हमें साइटोलॉजिकली स्टडी करनी हो साइंस में, बायो में, तब हमको माइक्रोस्कोप नीडेड होता है, एसेंशियल होता है या ज़रूरी होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। स्टेनिंग, हाँ यहाँ पे ये बता रहा है कि स्टेन, उस दिन भी बताया था स्टेन का मीनिंग होता है कि थोड़ा सा कलर, सेफ्रेनिन वगैरह, कॉटन ब्लू, ये जो होते हैं ये स्टेनिंग मटेरियल होते हैं, जिनका यूज़ आप ड्रॉप से स्लाइड पर डाल दो तो वहाँ पर जो स्लाइड पे आपने सेल रखी है उस सेल को थोड़ा स्टेनिंग मिल जाता है, यानी कलर दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सारे सेल के पार्ट्स अलग अलग कलर को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी सेल क्या है, एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है या कॉर्टेक्स है। तो स्टेनिंग का वो काम होता है। डिफरेंट टाइप्स आर स्टेन आर ऑल्सो यूज्ड टू ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। स्टेनिंग, माउंटिंग, स्लाइड प्रिपरेशन, फ्रैक्शनेशन एटसेट्रा आर सम टेक्निक यूज्ड टू, मतलब ये कि स्लाइड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप जिसको बोल सकते हो, आपको एक स्लाइड बनानी है और स्लाइड की स्टडी करनी है। जैसे सपोज कर लो आपने किसी रूट हेयर्स को लिया, उन रूट हेयर्स का आपने बहुत ही थिन सेक्शन काटा, थिन मतलब थिनेस्ट, इतना पतला सेक्शन काटना पड़ता है यहाँ पर देखने के लिए, बहुत ज़्यादा थिन। जितना थिन सेक्शन होगा यहाँ पर एक एक सेल हमको क्लियरली दिखाई देगी। अगर आपका सेक्शन थिक होगा यानी मोटा होगा तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस ऐसा लगेगा कि स्लाइड के ऊपर कुछ बड़ा सा धब्बे जैसा कुछ दिख रहा है। तो जितना पतला सेक्शन होगा आपको स्लाइड क्लियरली दिखाई देगी। उसके बाद ये बता रहा है कि स्लाइड, कोई भी स्लाइड बनाते हो तो उसमें सबसे पहले स्लाइड में क्या करते हो, स्लाइड को लेकर उसके ऊपर सेक्शन लेते हो। सेक्शन दैट मीन्स प्लांट की रूट ले लो, स्टेम ले लो, फ्लावर का कोई पार्ट ले लो, एंथर ले लो, एंथर का फिलामेंट ले लो, या ओवरी ले लो, फ्लावर के अंदर जो ओवरी पोर्शन होता है वो ले लो। उसको बहुत ही पतला थिन सेक्शन काट के, चाहे वर्टिकल काटो, वैसे काट के उसको स्लाइड पे रखो। स्लाइड यहाँ रखते, और इसको बताऊंगी मैं आगे। स्लाइड में रखने के बाद वहाँ पे क्या किया जाता है, पहले तो उसको कट डाउन कर दिया, कटिंग कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको स्टेनिंग करोगे। स्टेनिंग कर दिया आपने, स्टेनिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कलर ऑब्टेन कर लेगा। कलर ऑब्टेन करने के बाद जब स्लाइड पे वो मटेरियल हमने रखा है, सेक्शन रखा है, मटेरियल ना बोल के उसको अब सेक्शन बोलेंगे क्योंकि उसका थिन सेक्शन काट लिया। उस सेक्शन को रखने के बाद उसके ऊपर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालोगे, और ग्लिसरीन की ड्रॉप डालने के बाद आप उस पर एक हल्की पतली सी कांच की, ग्लास की कवर स्लिप आती है, उस कवर स्लिप से आप उस सेक्शन को जो जिसपे ग्लिसरीन का ड्रॉप डाला हुआ है आप उसको हल्के से रख दो। इस तरह से रखना होगा जिससे वो एयर बबल ना आए, मतलब ये कि ग्लिसरीन की ड्रॉप है, उसके नीचे वो सेक्शन कटा हुआ रखा है और उसके ऊपर आप कवर स्लिप को इस तरह से रखो कि बीच में वो पानी का या एयर का बबल ना बने। बबल बन जाएगा तो फिर आपकी स्लाइड में पूरा सेल दिखेगा ही नहीं, सेल की जगह पे आपको बड़े बड़े से बबल्स दिखाई देंगे क्योंकि ये माइक्रोस्कोप है, हर छोटी सी छोटी चीज़ को वो बहुत बड़ा जायंट साइज में दिखाता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बबल्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं माउंटिंग। मैं एक एक वर्ड को क्लियर समझा रही हूँ। स्टेनिंग का मतलब कलर दे देना, माउंटिंग का मतलब ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल के उसको कवर स्लिप से कवर कर दो ताकि वो ग्लिसरीन का माउंटिंग इसलिए करते हैं
इसका रीज़न ये है ताकि हमारा जो सेक्शन हमने जो स्लाइड पे रखा है वो एयर के कांटेक्ट में आने पर सूखे नहीं, अगर वो ड्राई हो जाएगा तो उसमें लिविंग सेल दिखाई नहीं देगी, इसलिए उसके ऊपर ग्लिसरीन डाला जाता है। इस तरह से स्लाइड को क्या कर लेंगे, हम प्रिपेयर कर लेंगे। अब इस स्लाइड को प्रिपेयर कर लिया, अब इस स्लाइड को हम रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप का ये जो बना होता है उसको बोलते हैं स्टेज। दस टू स्टडी सेल्स, सेल की स्टडी करने के लिए इस तरह से स्लाइड को प्रिपेयर करना पड़ता है। हियर वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइटोलॉजी, द माइक्रोस्कोप। यहाँ पर ये बोल रहा है कि साइटोलॉजी में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को, सेल्स की स्टडी करने के लिए, तो उसको बोला जाता है माइक्रोस्कोप। वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्स। दिस माइक्रोस्कोप प्रोवाइड बोथ मैग्निफिकेशन एज वेल एज रिजोल्यूशन, यानी हाईली HD में ये जो दिखाता है वो एकदम से टाइनी सेल्स को लार्ज साइज में जूम करके दिखाता है, ताकि हमको समझ में आता है कि सेल्स के अंदर और क्या मटेरियल वगैरह भरा हुआ है। A simple optical compound microscope is commonly used in all schools laboratories. It is being described here. कॉमनली जो यूज़ होता है लेबोरेटरीज में वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसका यूज़ हमारे स्कूल की लैब में करते हैं, बायो लैब में। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, और उसका जो पार्ट्स होते हैं इसके सारे, ये जो यहाँ पे लेबल करके लिखे हैं, इन सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट दे रखा है, इंट्रोडक्शन दिया है इसका, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। अंडरलाइन कर दो आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको नोट्स बनाने, ये यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, मेन चीज़ें लिख देना। उसके बाद आप जब लिखोगे कि ये हेडिंग डालोगे ना, जैसे बेसिक टूल्स एंड टेक्निक ऑफ साइटोलॉजी, तो ये हेडिंग नहीं भी डालो तो आप डायरेक्ट लिख देना माइक्रोस्कोप। इन शॉर्ट नोट्स बनाओ, जितना काम का है आप लिख देना माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के बाद में आप ये डायग्राम ड्रॉ करना अपनी नोट्स की कॉपी में। मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ साइंस में होमवर्क से अच्छा है आप नोट्स बनाओ, वही चीज़ आपके काम आएगी। तो आप साइंस में नोट्स बनाओ, वही आपका होमवर्क है। ये माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करोगे विथ 12 लेबल करोगे। उसके बाद में ये बता रहा है कि क्या होता है, तो आप अंडरलाइन कर दो और वही चीज़ आप नोट्स में मेंशन कर देना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और क्या बोलते हैं, तो नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप। इसको क्या बोला जाता है, लाइट माइक्रोस्कोप। It is an important instrument of biology laboratory. It is an optical instrument that uses 2 magnifying lens. इसमें 2 magnifying lens का यूज़ किया जाता है। Various parts of compound microscope are, इसके अब सारे क्या पढ़ेंगे हम, पार्ट्स। इसके कौन कौन से पार्ट है यहाँ लेबल करके रखा है, आपको इसमें और पढ़ना है कि किस पार्ट का क्या यूज़ है। बेस और फुट, कहाँ लिखा है, बेस और फुट, इसी को बोलेंगे। जो बेस है माइक्रोस्कोप को, जो बेस आधार दे रहा है। इट इज़ अ हॉर्स शू, ये शेप कैसा है इसका, हॉर्स के शू जैसा। हैवी बेसल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, मतलब ये पार्ट जो होता है वो हैवी होता है, ताकि इसके सपोर्ट से माइक्रोस्कोप स्टेबल रहे, हिले नहीं। नेक्स्ट है हैंडल और आर्म, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, हैंडल या आर्म। मतलब ये कि किसी माइक्रोस्कोप को आपको पकड़ना है तो आप उसको ऐसे नहीं पकड़ोगे, आप उसको हैंडल करने के लिए ये हैंडल या आर्म कहलाता है, इसको आप पकड़ोगे। इट इज कर्व्ड आर्म लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड टू होल्ड द माइक्रोस्कोप। कर्व है ये सी शेप में। उसके बाद में पढ़ते हैं, अ वर्टिकल पिलर जॉइंट्स द बेस एंड आर्म। एट द जंक्शन ऑफ पिलर एंड आर्म देयर इज एन इंक्लिनेशन जॉइंट। द माइक्रोस्कोप कैन बी टिल्टेड बाय दिस जॉइंट। यहाँ से जो होता है वहाँ से वो थोड़ा सा झुक सकता है, यहाँ पे वर्टिकल पिलर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पोर्शन है स्टेज। थर्ड पार्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, स्टेज। स्टेज कौन सा है, ये वाला, यानी कि ये स्टेज किसको बोलते हैं, किसी भी प्लेस का जो मेन पार्ट होता है, जहाँ पे कोई प्रेजेंट रहकर, खड़े रहकर कुछ देता है, एड्रेस करता है, उसको बोलते हैं स्टेज। तो एज वेल एज यहाँ पे जो मेन पार्ट है, जहाँ पे स्लाइड को रखा जाता है, हमारी जो प्रिपेयर स्लाइड है उसको यहाँ रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेज। ये लिखा हुआ है स्टेज। It is a rectangular metallic plate attached to the arm. It has a hole in the center which enable reflected light rays to pass across. मतलब ये कि इस स्टेज में जहाँ पे ये स्लाइड रखी है ना मैंने, ये जो स्लाइड रखी हुई है, यहाँ पे स्लाइड के रखने के सेक्शन में होल होता है, यानी कि खाली स्पेस होता है। मतलब ये कि ये पूरा ब्लैक कलर का पोर्शन बना हुआ रहेगा एज ए स्टेज, लेकिन इस स्टेज के बीच में जो स्पेस होल की तरह खाली रहेगा, और वो होल राउंड शेप में जो होगा, ये यहाँ पे शेप, उस शेप में हम क्या रखेंगे, स्लाइड को पुट करेंगे, जिससे वो मटेरियल नीचे से इन लेंसेज का लाइट पास हो। यहाँ लिखा है ना, लाइट रेज टू पास अक्रॉस। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ से लाइट गिरे, मिरर जैसे ये काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है,
डायफ्राम, और यहाँ से लाइट को अक्रॉस पास करने के लिए ये जो यहाँ पे होल रखा जाता है जहाँ पे स्लाइड को स्टेज पे रखा जाता है। स्पेसिमेन टू बी व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप इज केप्ट ऑन दिस स्टेज। जिस स्पेसिमेन का मतलब है जिस स्लाइड को या जिस सेल को हमें स्टडी आउट करना है उस सेल को हम यहाँ रखते हैं स्टेज पे। स्पेसिमेन is kept on this stage to focus the object to be viewed. The microscope has two adjacent knob, focus knob, और साइड में दे रखा है यहाँ पे जैसे ये दे रखा है। अब इसको बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, टू फोकस द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड द माइक्रोस्कोप हैज़ टू एडजस्टमेंट नॉब। ये देखो एडजस्टमेंट नॉब ये दे रहा है कि यहाँ पे ये जो स्टेज पे स्लाइड रख रखी है इसको अगर आपको फोकस करना है तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने के लिए दो नोब रख रखे ये बता देती हूँ मैं आपको, इसके बाद ये खत्म है। ये कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट लगा रखे, इनको क्या करते हैं ऐसे पकड़ के स्लाइटली मूव करते हैं, स्लाइटली मूव करते हैं, जिससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे रखी हुई स्लाइड को हमें कितना ज़्यादा जूम करना है और कितना ज़्यादा जूम आउट करना है, जूम इन जूम आउट। तो ये चीज़ जो होती है इनको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट, जिसकी हेल्प से हम एडजस्ट करके देख सकते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट को देख लेते हैं, फाइन को नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। द कोर्स एडजस्टमेंट इज यूज्ड टू व्यू द ऑब्जेक्ट इन लो पावर, लो पावर पे इसको फोकस किया जाता है। द ड्रॉ ट्यूब मूव क्विकली बाय द कोर्स एडजस्टमेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्क्रू फॉर ग्रॉस फोकसिंग। ये स्क्रू की तरह काम करता है, यहाँ पे ट्यूब लगा होता है, ये जो पोर्शन है इसको ट्यूब बोला जाता है। अब ये फोकस करेगा, जैसे इसको स्लाइटली मूव करेंगे ये थोड़ा सा फोकस करेगा, और इसलिए ये आप नोट्स बनाओगे आप उसमें लिखना कोर्स एडजस्टमेंट में लो पावर, ये मेन चीज़ है लो पावर। इसके बाद जो फाइन एडजस्टमेंट आएगा उसमें आप लिखोगे हाई पावर। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फाइन एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगी, उसके बाद रिमेनिंग ये जो भी पार्ट्स है ये सारे पार्ट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से इनके नोट्स बनाना और सीरियसली ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ाई करना। थैंक यू।